हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो देखिए आज आप लोग आए अनसॉल्व पेपर का सोल्यूशन। देखिए तो पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसका किसका कितने ईयर का पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का, देखिए केमिस्ट्री का ये 2026 के लिए आपके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का जो है 2020, 21, 22, 23, 24, 25 यानी कि 6 साल। मान लीजिए 21 में कोरोना काल था तो पेपर नहीं हुआ किसी में, ठीक है। तो ये मान लीजिए 20, 22, 23, 24, 25 यानी कि 5 साल का, 5 साल का। एक साल में 7 सेट होता है तो 5 साल का है, ठीक ना। 20, 20, 22, 23, 24, 25 तो 5 × 7 करेंगे तो 7×5 कितना हो जाएगा, 35 सेट। कितना हो जाएगा, 35 सेट आपको केमिस्ट्री का मिल जाएगा, ठीक ना, 5 साल का। फिजिक्स का देखिए 2020, 22, 23, 24, 25, ठीक है। 20, 22, 23, 24, 25 यानी कि 5 साल का आपका फिजिक्स का मिल जाएगा। 7×5 35 सेट इसका हो जाएगा, ठीक है। 35 दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 70 सेट, ठीक है। दोनों का 70 सेट हो गया। यहाँ पर देखिए बायोलॉजी, बायोलॉजी का देखिए अगर बायोलॉजी आप लोग लिए हैं तो 22, 23, 24, 25 4 साल का, 4 साते 28, ठीक है। 28 सेट ये हो गया। मैथ अगर कोई लिया है तो 23, 24, 25 3 साल का मिलेगा। 7 × 21 सेट इसका हो गया। इंग्लिश तो सबको चाहिए, इंग्लिश तो मिल जाएगा आपको 7×14 सेट है, ठीक है। अगर देखिए अगर आप लोग को ये दोनों चाहिए, अगर ये दोनों चाहिए तो आप लोग का पेमेंट लगेगा 120 रुपए। अगर ये 4 सब्जेक्ट चाहिए, अगर किसी को बायो चाहिए तो मैथ नहीं चाहिए, अगर मैथ चाहिए तो बायो नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ, इंग्लिश चाहिए और केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश चाहिए, ठीक ना। तो 4 सब्जेक्ट का आपका लगेगा 200 रुपीज। कितना, 200 रुपये लगेगा। और देखिए अगर आप लोग सिंगल सब्जेक्ट लेंगे, सिंगल सब्जेक्ट सिर्फ केमिस्ट्री या सिर्फ फिजिक्स लेंगे तो इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा 70 रुपीज। कितना, 70 रुपीज, ठीक है। और आपको बायो लेना है तो बायो के लिए आपको 60 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको मैथ लेना है तो मैथ का 50 रुपीज है। इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश का भी 50 रुपीज है, ठीक है। तो इनका इनका 50, 60 रुपीज हम, मतलब अगर आप लोग अलग अलग लेंगे तो महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। अगर एक साथ लेंगे ना तो आपको सही पड़ेगा, अगर अलग अलग लेंगे तो महंगा पड़ जाएगा। एक ही साथ ले लीजिए 200 रुपये में पूरा सब्जेक्ट का मिल जाएगा आपको। 4 सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इंग्लिश या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश ले लीजिए। चारों सब्जेक्ट का आपको 200 में मिल जाएगा। वैसे अगर आप लेंगे तो ये देखिए 2 सब्जेक्ट का 120 रुपया है। अब यहाँ से ये वाला लेंगे तो 180 हो जाएगा, फिर ये वाला लेंगे तो 130, 230 हो जाएगा, ठीक है। 30 या 40 रुपया आपका बेसी लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ चाहिए तो 746, ये मेरा नंबर है 7460012763। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक ना। जो चाहिए वो करिए। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है। क्या लिख करके व्हाट्सएप करेंगे, जेके सर लिखिए, जेके सर लिखिए या एमके सर ये स्टडी लिखिए, ठीक है। दोनों में से कोई चैनल, मेरा है दोनों चैनल, एमके सर लिखिए चाहे जेके सर लिखिए, ठीक है। तो आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए, अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं पेपर के लिए तो आप लोग पीडीएफ लेना जरूरी है, ठीक है। अगर ये पूरा हल कर लेते हैं ना आप, 3 साल के, 2 साल के या 4 साल के पीडीएफ हल कर लेते हैं तो आपका 90% या 85% लाने में कोई नहीं रुक पाएगा, ठीक है। तो आज और आगे आप लोग वीडियो देखते रहिए। आपके अनसोल्ड का सेट 7 कराएंगे जिसका कोड 324 FD है, ठीक है ना। इससे पहले हम आपको 6 सेट 2024 के करा चुके हैं। 2023 के, 22 के, 2021 के हमने 2020 के, सॉरी 2021 के नहीं, 2020 के हमने सारे सेट लगा रखे हैं। प्लेलिस्ट में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। उनकी मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, सीरीज से सारे सेट पड़े हैं, आप वहाँ से जाकर के उनके सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इस सेट को भी देखते हैं, ये हमारा लास्ट सेट है। इसके बाद हम नई सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट और नए मॉडल पेपर मैं अपनी तरफ से बनाऊंगा, वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, कई दफ़ा आया भी है। कह रहा है कि ए और बी में ऐसा रिलेशन है कि ए बराबर B-2 और बी की वैल्यू 6 से बड़ी है। अब जब बी की वैल्यू 6 से बड़ी है तो इसमें ऑप्शन देखो कौन सा ऐसा है जिसमें बी की वैल्यू 6 से बड़ी है। ये तो ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें 4 है, ये तो 6 से बड़ा नहीं है, तो ये तो ऑप्शन कट हो जाएगा। अब बचे ये वाले, दूसरा इसमें भी बी की वैल्यू 8 है, इसमें बी की वैल्यू 8 है, इसमें बी की वैल्यू 7 है, तो ये तीन ऑप्शन में से कोई सा भी हो सकता है। अब हम बारी बारी रख करके देखेंगे, ए की वैल्यू ये और बी की वैल्यू ये। ए की वैल्यू हमने 3 रख दी, बी की वैल्यू 8 रख दी, तो 8 में से 2 गए 6 बचेंगे। अब 6 तो इधर है नहीं क्योंकि 6 इधर तो 3 रखा था हमने, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब ये देखते हैं, बी की वैल्यू 8 रखते हैं, 8 में से 2 गए 6, तो ए की वैल्यू 6 यही है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
क्योंकि इसने जो ये दिया है ना, रिलेशन दिया है ना, बस इसमें रख रख के देख लो वैल्यू। ये जो आपका इसने 6,8 दिया है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। अब देखो सेटिस्फाई करेगा इसको। और बी, ये जो बी है, ये 8 जो है ये 6 से बड़ा भी है, उसने 6 से बड़ी कहा था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 क्वेश्चन पर कह रहा है कि कोट इनवर्स -1/√3, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए कोट इनवर्स √3 जो होता है, कोट में 1/√3 जो होता है वो कोट 60 की वैल्यू होती है, यानी कोट हम इसको लिख सकते हैं माइनस के कॉट π/3, है ना, ये लिख सकते हैं। अब इस माइनस को अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको अंदर भेज भी दूं तो -π/3 कोट की रेंज में नहीं होता, है ना, कोट के परिसर में नहीं होता, तो इस वजह से हम इसको नहीं वैल्यू दे सकते, इसके मुख्य मान परिसर में, शाखा में ये है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, कोट इनवर्स हम क्या करते हैं, कोट पाई माइनस π/3 लिखते हैं, ठीक है ना, पाई माइनस π/3। अब देखना जरा, 3π माइनस पाई 2π, 2π/3, कोट से कोट हट जाएगा तो क्या आएगा, 2π/3 आएगा। और 2π/3 इसकी रेंज में भी है ना, इसकी रेंज क्या है, 0 से पाई तो है ना इसकी रेंज, आई थिंक हाँ यही है। इसमें इसको 2π/3 बैठता भी है, ठीक है ना, तो इसके परिसर में आपकी वैल्यू ये मिल जाएगी, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं गया क्वेश्चन पर। गया क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए गया क्वेश्चन ये कहता है कि सारणी कितने का मान बताओ। बहुत आसान है, इसकी गुना इसमें करो, माइनस लगाओ, फिर इसकी गुना इसमें कर दो, तो 2 एकम 2 और माइनस के 2 आएगा, माइनस फार्मूले का, फिर 5 चौक 20 और माइनस के 20, ठीक है ना, कितना हो गया, -2 + 20, 20 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 18 बचेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसमें कौन सा ऑप्शन था, ये फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक था। चलिए आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये घ क्वेश्चन है आपका, यहीं पे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये घ क्वेश्चन है, और घ क्वेश्चन आपका देखिए, sin x² + 5, sin x² + 5, इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा, cos, तो ये कर दिया हमने cos x² + 5। अब चेन रूल ये कहती है कि इस फंक्शन का आपको दोबारा फिर करना पड़ेगा, तो इसका हम करते हैं, ये आ जाएगा 2x + 0, तो ओवरऑल आपका क्या आ गया, 2x × cos x² + 5। देखिए कौन सा ऑप्शन है ये आपका फर्स्ट ही ऑप्शन है, ठीक है ना, पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, a = इसने दे रखा है cos α - sin α, और ये sin α और ये cos α, ठीक है, ये दे रखा है इसने। और इसने एक कंडीशन ये दी है कि a + a' बराबर i हो, तो अल्फा का मान बताना है हमें। अब देखिए a' क्या होगा, a' आपका हो जाएगा, इसकी रो को कॉलम बना दो बस, रो को, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा cos α - sin α, और ये वाला sin α cos α यहाँ आ जाएगा, sin α cos α, ठीक है, ये बन गया। अब a + a' निकालना है, और बराबर में हमें क्या रख देना है, i रख देना है, ठीक है ना। अब देखिए जब मैं a + a' निकालता हूँ, a + a', तो वो क्या आएगा, a + a' क्या होगा, इसको मैं इसमें जोड़ूंगा, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos α, ये इसमें जुड़ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -sin α + sin α ये भी 0 हो जाएगा, cos α ये 2 cos α हो जाएगा, ठीक है। और इसके इक्वल टू हमें क्या रखना है, i रखना है, 1 0 0 1। अब देखिए कंपेयर करिए, 2 cos α इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 cos α इक्वल्स टू आ जाएगा 1, तो cos α इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2, और 1/2 कितने की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू, यानी π/3 की वैल्यू होती है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू π/3 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन आपका, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये दूसरे का क्या क्वेश्चन। बच्चों देखिए इस पे स्टार लगा हुआ है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, स्टार लगे हुए क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करा देता हूँ, क्योंकि ये प्रवणता वाला क्वेश्चन है, dy/dx निकालना है, और dy/dx वाले क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ही, और वो किसी में प्रवणता भी कह देता है। अब ये इसी को कह दे कि बिंदु इतने पर प्रवणता ज्ञात कीजिए, तो आपको प्रवणता भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि प्रवणता dy/dx ही होता है, ठीक है ना। मैंने लास्ट 2024 के कई सेट में देख लिया है, और 2023 में भी ऐसा हुआ है, प्रवणता वाले क्वेश्चन उसने दे रखे हैं, तो आप इनको कर लेना, ठीक है ना। देखिए हमारे पास क्या है, x = t² + 3t - 8, और y बराबर हमारे पास क्या है, 2t² - 2t + 5। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मुझे dy/dx फाइंड करना है बिंदु इतने पर, बिंदु बाद में देखूंगा, पहले मुझे dy/dx फाइंड करना है, लेकिन ये तीसरे वेरिएबल में है ना, x की भी टर्म t वेरिएबल में है, y की भी टर्म t वेरिएबल में है, तो हम क्या करते हैं, इधर से भी t की रिस्पेक्ट में अवकलन कर देते हैं इसका, ये क्या हो जाएगा 2t + 3, और इधर भी हम t की रिस्पेक्ट में कर देते हैं, ये हो जाएगा 2t, 2 2 4t - 2, ठीक है ना। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, आपको dy/dx निकालना है ना,
तो इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, है ना, डी टी से डी टी कैंसिल आउट, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। ये हो जाएगा 4t माइनस 2 अपॉन 2t प्लस 3, ठीक है ना। अब ये आपका डी वाई बाई डी एक्स ही आ गया। अब एक बात और सुनिए, लेकिन उसने बिंदु 2 माइनस 1 पर कहा था, और 2 और 1 माइनस, ये किसकी वैल्यू है, ये x की और ये y की, लेकिन इसमें तो x y की कोई टर्म ही नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, t की वैल्यू इसमें रख करके, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, ये जो इसने कहा है x, ये x की वैल्यू है ना, तो इसने जो ये x बराबर ये दिया है टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, ये किसकी वैल्यू है, ये आपका जो x है, ये x जो है आपका ये है 2, तो इसकी वैल्यू 2 रख दी आपने, ये टी स्क्वायर आ गया प्लस 3t आ गया माइनस 8 आ गया। यहाँ से आप क्या करोगे, टी स्क्वायर प्लस 3t, और ये हो जाएगा 2 उधर जा करके माइनस के 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू निकालनी है। अब ये वैल्यू किसकी निकलेगी, टी की, ठीक है। तो 10 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 3 आए, 5 दूनी 10 और 5 में से 2 गए, आपके कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके क्या फैक्टर आ जाएंगे, यहाँ से आपके फैक्टर आ जाएंगे t प्लस 5 और t माइनस 2, फैक्टर तो करने आते ही होंगे आपको, ये आप इसको करके दिखा देना, ठीक है ना। दूसरी तरफ y इक्वल्स टू इसने दिया है 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5, ये दिया है। अब y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -1 दे रखी है, तो -1 यहाँ रख दीजिए, और ये 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 कर दीजिए। यहाँ से आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t और -1 उधर, तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, इक्वल्स टू आ जाएगा 0। हाँ, ये -5 है भैया, तो ये -5 है, तो ये -5 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये 1 उधर जा करके कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा आपका, -4। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 सॉरी -2 इक्वल्स टू 0, 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। अब देखिए इसके जो फैक्टर होंगे, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, माइनस करके 1 आना चाहिए था, तो यहाँ आपके फैक्टर आ जाएंगे t प्लस 1 और t माइनस 2, ठीक है ना। इनको सॉल्व कर लीजिएगा आप, दिखा देना इसको। तो t की वैल्यू कॉमन देखिए कौन सी है, कॉमन यहाँ पे t की वैल्यू क्या आएगी, 2 भी आएगी या फिर -5 आएगी, और यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे -1 आएगी या फिर 2 आएगी, ठीक है ना। तो ये जो 2 है, ये 2 इसमें भी है, ये 2 इसमें भी है, तो t बराबर 2 पे आप ये वैल्यू निकाल दीजिए डी वाई बाई डी एक्स की। तो हम क्या करेंगे, हम इसको दिखाते हैं डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे तो हम पॉइंट ही लिखेंगे कि हम 2 और -1 पर निकाल लें, लेकिन 4 इंटू जो ये आपका था ना, यहाँ पे ये था जो t, इस t में 2 रख दीजिए बस, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन, यह आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, तो आ जाएगा 4 टू जा 8, 8 माइनस 2 कितना बचेगा, 8 में से 2 गया 6, और 2 टू जा 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 6/7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, खैर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कह रहा है कि फलन साइन mx का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अब साइन mx तो बहुत आसान है, तो सबसे पहले आप इसको एक काम करिए, माना इसको y बराबर मान लीजिए, y बराबर साइन mx, ठीक है। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करिए dw/2x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स लगा दीजिए, और ये हो जाएगा साइन mx, साइन mx, साइन mx का क्या हो जाएगा, कॉस mx, और mx का दोबारा करना पड़ेगा हमें चेन रूल से, श्रृंखला नियम से, mx का दोबारा करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, mx का m आ जाएगा, m आगे लिख दूंगा मैं, और ये हो जाएगा cos mx, ठीक है ना, m cos mx, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गया क्वेश्चन कह रहा है कि दो सदिश ए बी के बीच कोण थीटा है, तो इसने और इतने का मान ज्ञात कीजिए। ये इसने दिया है, गिवन कंडीशन है a डॉट बी और इक्वल्स टू a क्रॉस b, ये दे रखा है उसने। तो इसका मान होता है ए बी साइन थीटा, ए बी कोस थीटा, सॉरी, इसका होता है ए बी कोस थीटा और इसका होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। यहाँ से ए बी कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका कोस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, कोस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस π/2 माइनस थीटा, सेम हो जाएंगे दोनों, कोस से कोस हटेगा तो क्या आएगा, थीटा इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा, थीटा इधर आएगा तो 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल्स टू π/2, तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी निकल करके वो कितने आएगी, π/4 आएगी, ये आपका एंगल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन पर, कह रहा है कि अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने का क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार अवकलज होगा वही इसकी कोटि होगा, ठीक है ना। तो आप पहले अवकल समीकरण लिख दीजिएगा, फिर उसको बता दीजिएगा कि जो सबसे ज़्यादा बार अवकलज किया हुआ होगा, है ना, वही हमारा क्या होगा, इस अवकल समीकरण की कोटि होगी। तो फिर लिख देना कोटि बराबर
एक नंबर का ही तो है ना ये, तो बस इसमें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, कोटि क्या हो जाएगी इसमें 3 हो जाएगी। अब बताइए इसमें ज्ञात क्या करें बस, ठीक है ना, इसमें तो डायरेक्ट ही होता है कोटि। चलिए आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। ये है एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है ना। कितना आसान सा है, एक्स क्यूब को आप टी मानो, एक्स स्क्वायर डी एक्स का डी टी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से करो लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी मान लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ठीक है ना। तो यहाँ से जब मैं एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो ये हो जाएगा डी टी बाई थ्री। अब जब इसमें रखूँगा तो ये डी टी बाई थ्री का 1/3 बाहर आ गया, डी टी मैंने अंदर लिख दिया, ये पूरा डी टी में चला गया है ना, ये बचा ई की पावर हो गया टी, ई की पावर टी का ई की पावर टी, ई की पावर टी का ई की पावर टी प्लस सी हो गया, और 1/3 ई की पावर टी की वैल्यू रख दो एक्स क्यूब प्लस सी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं तीसरे का क्या क्वेश्चन। तीसरे का क्या क्वेश्चन कहता है y log y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से मुझे सॉल्व करना है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, माइनस एक्स डी वाई में यहीं पे छोड़ देता हूँ और माइनस वाई लॉग वाई डी एक्स में इधर ले जाता हूँ। अब ये वाई लॉग वाई इधर आ जाएगा अपोन में, 1 वाई लॉग वाई डी वाई, और माइनस से माइनस कट गया, और इधर 1/x यहाँ आ गया और ये हो गया dx। अब दोनों ओर का समाकलन करने पर यहाँ से समाकलन हो गया। अब देखिए जब मैं यहाँ से log y को t मान लेता हूँ, log y को t मान लेता हूँ तो 1/y dy का dt आ जाएगा, ठीक है ना। और इधर तो ये डायरेक्ट ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/t हो जाएगा, इसकी जगह t रख दिया, और 1/y dy की जगह dt आ गया, तो ये हो गया मैंने dt रख दिया। 1/x dx का क्या हो जाएगा log x, और c में भी मैं log c ही ले लेता हूँ, ठीक है ना, मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी बस। तो 1/t का ये log t हो गया और इक्वल्स टू ये log x c हो गया, ठीक है ना, log से log हट गया, तो यहाँ क्या बचा, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू log y है, देखो इस log से ये log हट गया, ठीक है ना, तो ये t बचा, t इक्वल्स टू एक्स सी। टी की वैल्यू कितनी है log y इक्वल्स टू एक्स सी। अब ये ध्यान रखना जब ये log खाली लिखा होता है तो इसके बेस में e होता है, तो हम अगर y को यहीं छोड़ना चाहें, एंटी लॉग लेना चाहें, तो e की पावर में ये x ही चढ़ जाएगा, तो ये क्या बचेगा y इक्वल्स टू ई की पावर एक्स सी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरे का ख क्वेश्चन, है ना। उसने ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए भी पूछ रहा है, तो आप पहले लिख दीजिए दिया है ए बराबर ये, बी बराबर ये, ठीक है, तब ए भी निकालिएगा, ठीक है। तो ए क्या होगा हमारा, ए मैट्रिक्स होगी 1 -2 3, और ये आ जाएगा -4 2 और 5, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई हमें बी में करनी है, बी हमारे पास है 2 3 4 5 2 1। अब सबसे पहले आप ये चेक करिएगा कि क्या इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि है आपकी 2/3, इसकी कोटि है 2/3, और इसकी कोटि कितनी है 3/2। अब अगर इसका ये लास्ट वाला और इसका ये पहले वाला, यानी इसमें कॉलम की संख्या और इसमें रो की संख्या इक्वल हुई, तब जाकर के इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और ये सेम है, और जो अब मैट्रिक्स आएगी इसे मल्टीप्लाई करके तो वो 2/2 की आएगी, ठीक है ना। ये जो पहले वाला है और जो लास्ट वाला है, तो 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी अब, ठीक है। अब देखते हैं, तो पहली रो की पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2 -8, तो -6 बचा, और प्लस 3 दूनी 6, ये तो 0 हो गया, तो पहला ही एलिमेंट आपको क्या मिला 0। आगे चलते हैं, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे, 3 एकम 3 5 दूनी 10, माइनस के 10 आएगा, -10 प्लस 3 -7 हो गया, और प्लस में ये वाला 3 आ गया, है ना, -7 प्लस 3 -4, ठीक है ना, -4 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, -4 दूनी 8 प्लस 4 दूनी 8, 0 हो गया, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, -4 या 12 प्लस 5 दूनी 10, -2 आ गया, प्लस 5, -2 प्लस 5 ये आ गया 3, ठीक है। ये आपकी आ गई ए बी मैट्रिक्स। अब चलते हैं बी ए की तरफ, बी ए। अब हमारे पास बी क्या है, 2 4 2 3 5 1, इसकी मल्टीप्लाई ए में करेंगे, ए हमारे पास क्या है 1 -2 3 और -4 2 5, ठीक है ना। अब देखिए पहली रो की पहले कॉलम में करेंगे। अब ये बात ध्यान रखना, इसकी क्या होगी कोटि 3/2 की, और इसकी कोटि कितनी है 2/3 की। अब देखिए इसमें लास्ट ये बीच वाले सेम है, तो यानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करके नई मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी, किस कोटि की बनेगी, 3/3 की बनेगी, ठीक है ना। तो 3/3 की बनानी है। पहली इस रो की पहले कॉलम में करेंगे तो पहला एलिमेंट बनेगा 2 एकम 2 -4 या 12, ये कितना आ गया हमारा 10, है ना, माइनस के 10 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, -2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6, कितना हो गया 2। इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 5 या 15, ये हो गया आपका 21। इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, 4 एकम 4 -5 चौक 20, ये हो गया -16। इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, 4 दूनी 8 -8 और प्लस 5 दूनी 10, ये बच गया आपका 2,
इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, 4 तिया 12, 5 पंजे 25, 25 12 आपके होंगे 37, ठीक है। दो की तीसरी रो की पहले कॉलम में करो इस पहला एलिमेंट, दूसरे में करो दूसरा एलिमेंट, तीसरे में करो तीसरा एलिमेंट, तो ये आपके मल्टीप्लाई करके आएगा 2 एकम 2 -4, तो ये हो गया -2, और -2 दूनी 4 और +2 -2, और ये 2 तिया 6 और 5 एकम 5, 6 5 11, ये आपकी 3/3 की मैट्रिक्स बन गई, ठीक है ना। ये आपका बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गया क्वेश्चन पे। गया क्वेश्चन कहता है कि आपके पास फलन है f(x) बराबर x² और x बराबर 0 पर ये सतत है, ये हमें दिखाना है। बहुत आसान है। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू देख लीजिए, x बराबर 0 पर क्या होगी, 0 ही आएगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x). अब हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(0 माइनस h), क्योंकि 0 के लेफ्ट में जा रहे हैं हम, है ना, क्योंकि हमें किस पे निकालनी है, लेफ्ट में निकालनी है, तो 0 में से h घटा दिया इसलिए हमने। अब फंक्शन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 0 माइनस h रख दो, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और फंक्शन x² है तो ये हो जाएगा 0 माइनस h का स्क्वायर, तो h² ही आएगा, h² में लिमिट पुट करेंगे 0 ही आएगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x). अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(0 प्लस h), 0 प्लस h मतलब 0 के राइट में जा रहे हैं हम, यहाँ 0 है तो 0 के राइट में निकाल रहे हैं ना, पहले लेफ्ट में निकाल लेते हैं, जब लेफ्ट में निकालते हैं तो माइनस करते हैं, राइट में निकालते हैं तो प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ अब हम 0 प्लस h रख देंगे, तो 0 प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो h² ही आएगा, 0 रखेंगे 0 ही मिलेगा, तो तीनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल्स टू आपकी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर सेम आ रही है, तो इसका मतलब फलन x बराबर 0 पर सतत है, पर फलन सतत है अतः, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यह क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन आपका कहता है y बराबर x³ प्लस 10x है, इसका आपको d2y/dx² ज्ञात करना है। बहुत आसान है, पहले करो dw(r2x), एक बार अवकलन करो, एक बार अवकलन करके क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल्स टू 3x², इसका तो हो गया 3x², कैसे, x की पावर n का फॉर्मूला लगा, n आगे और x की पावर में n-1 प्लस 10x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट होता है sec²x, ठीक है। अब उसने तो डबल डेरिवेटिव कहा है, तो इसका मतलब एक बार और करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा d2y/dx² इक्वल्स टू, इसका करेंगे एक बार, x² का 2x आ जाएगा, बाहर 3 है तो 6x हो गया, प्लस sec²x का 2 बाहर आ जाएगा और sec(x) हो जाएगा। अब चेन रूल से sec(x) का दोबारा करना पड़ेगा, तो d/dx लगा करके sec(x) लिख दो यहाँ पर ऐसे ही, ये हो जाएगा आपका 6x प्लस ये हो जाएगा 2 sec(x) मल्टीप्लाई sec(x) का sec(x) मल्टीप्लाई बाय 10x, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 2 sec² x मल्टीप्लाई बाई 10x, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये भी, कोशिश करता हूँ मैं इसी जगह में करा दूँ इसको। ये है आपका साइन x ओवर साइन x प्लस ए। देखिए इसमें क्या करना है, हमें इसके जैसे ही बना लेंगे इसको, तो एक बार a जोड़ देंगे, एक बार a घटा देंगे, ठीक है ना, dx में। अब देखिए अगर मैं इस वाले को एक साथ लेकर के चलूँ तो ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाता हूँ मैं यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका साइन a कोस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक है ना, हमने इसको a माना है और इसको b माना है, और फॉर्मूला लगा दिया साइन a माइनस बी का, और अपॉन में क्या है, साइन x प्लस a है ना। अब देखिए एक बार इस पूरे के अपॉन में ये लिख देंगे, एक बार इस पूरे के अपॉन में ये लिख देंगे, इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो जब इसके अपॉन में आएगा साइन से साइन कटेगा, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ कॉस ए बचेगा, dx आ जाएगा अलग से, माइनस इंटीग्रेशन इस टर्म का अलग इंटीग्रेशन, इसके अपॉन में लिखेंगे तो टेन आ जाएगा, सॉरी कोट आ जाएगा, और साइन ए कॉन्स्टेंट है, तो साइन ए तो कॉन्स्टेंट, ये तो चला जाएगा बाहर, और चलो इसको बाहर ही लिख देते हैं, और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा आपका कॉट x प्लस ए dx, ठीक है। अब करते हैं, देखिए कोस ए यहाँ भी कांस्टेंट है, तो कोस ए तो आ जाएगा बाहर, और 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन आ गया x कोस ए आ गया माइनस, साइन ए यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट ही रखेंगे, कोट ए का क्या होता है, कोट ए का होता है लॉग साइन x, तो ये हो जाएगा लॉग साइन x प्लस ए, ठीक है ना, प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th का ख क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये भी। इसने कहा है कि P ऑफ A बराबर 3/10 है आपके पास, और P ऑफ B जो है, B की प्रायिकता जो है वो 6/10 है।
कह रहा है कि पी ए यूनियन बी की और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं वी नो दैट, इसने ये कहा है कि ए और बी जो है वो स्वतंत्र घटनाएं हैं। जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब तब क्या होगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू P ऑफ A मल्टीप्लाई बाय P ऑफ B, ये आएगा। तो P ऑफ A की वैल्यू कितनी है 3/10, P ऑफ B की वैल्यू कितनी है 6/10, तो ये कितना आ गया 18/10, ठीक है ना। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B अगर मैं देखूँ तो ये 2 नी में 18, 2 पंजे 10, 9/5 आ गया, यानी P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू तो आ गई मेरे पास, कितनी आई 9/5 आ गई, ठीक है। चलो अब A यूनियन B निकालना है, तो उसके लिए मैं ये भी जानता हूँ फॉर्मूला, वी नाउ दैट, हम जानते हैं P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A यूनियन A इंटरसेक्शन B, ठीक है। P ऑफ A की वैल्यू कितनी है 3/10, P ऑफ B की वैल्यू कितनी है 6/10, P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू दोनों में 10 है, नीचे 10 वाली रख लो, 18/10 रख लो, 18/10। अब ये क्या हो जाएगा 6 3 9 में से 18 गए, ओ ये तो माइनस में जा रही है, माइनस में कैसे जा रही है, ये माइनस में तो नहीं जानी चाहिए, सॉरी ये हमने गलत लिख दिया ना, 10 धाम ये 100 हो जाएगा ना भाई, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 10 धाम ये 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9/50, 9/50, ठीक है। हाँ अब सही है, ये 18/100 हो गई। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100, अब 10 धाम 100 तो ये 30, 10 धाम 100 ये 60, ये 100 ये 18, तो 60 और 30 कितने हो गए आपके 6 3 9 90 हो गए, 90 में से 18 गए कितने बचेंगे 72, 72/100 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 4 एकम 4, 4 अट्ठे सॉरी 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 ये जाएगा आपका, कितने में काटते हैं इसको, जो ये 18 आ जाए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 है ना, और 6 से तो 100 नहीं कटेगा मेरे ख्याल से, फिर तो ये तो आपको काटना पड़ेगा 4 से काटना पड़ेगा, 4 एकम 4 और 3 इधर, 4 अठे 32, और ये 4 से ये आ जाएगा 25, तो आपकी ये क्या वैल्यू आ जाएगी P ऑफ A यूनियन B की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 18/25, ठीक है। दोनों वैल्यू आपकी निकल चुकी है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग क्वेश्चन पर कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ये हैं। अब दिया है समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं ये क्या है, ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर कितना है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है आपका ए क्रॉस बी का परिमाण, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी निकलेगा सारणिक से, आई कैप जे कैप के कैप। तो आई जे के जो मल्टीपल्स हैं, जो गुणांक है वो यहाँ लिख दो, 3 1 4 इसके गुणांक ए के, फिर बी के लिख दो, बी के गुणांक 1 - 1 और 1, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो, यहाँ से आएगा आपका आई कैप मल्टीप्लाई बाई इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दो, एक एकम 1 प्लस 4 ये आ गया 5, फिर माइनस लगाओ जे कैप ये वाला, ये गया 3 - 4 -1, फिर प्लस के कैप लगाओ, ये गया -3 -1 -4, ये हो जाएगा आपका 5 आई कैप प्लस जे कैप और -4 के कैप। ये तो आया आपका ए क्रॉस बी। अब आपको निकालना है इसका परिमाण। इसका परिमाण क्या होता है भाई, इसका परिमाण होता है आपका अंडर रूट ए का स्क्वायर यानी 25, बी का स्क्वायर यानी 1 और सी का स्क्वायर यानी 4 चौक 16। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 42, है ना। तो यानी आपके जो समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 42 वर्ग इकाई, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका घ क्वेश्चन
ये क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है, 324 FG कोड में, ये छठे का च क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप इसको वहाँ से कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमने वहाँ पे करा रखा है, ठीक है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको वहाँ से कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो फिफ्थ का क्या है, ये मैं करा चुका हूँ, बहुत पेपर में, बहुत सेट में ये आया है, तो आप इसको वहाँ कर लीजिएगा। किसी किसी क्वेश्चन में ये बस 5 की जगह 2 दे रखा है उसने, a माइनस बी 5 का गुणज है, कहीं पे दे देता है 2 का गुणज है, तो ठीक है ना। तो ये 5 की जगह 2 कर देना, अगर 2 हुआ तो 2 कर देना, 5 हुआ तो 5 कर देना, है ना, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे करा रखा है, ये 324 AY कोड में है, AY कोड में 5वें का क्या है ये वहाँ पर, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है ये, और वहाँ पे 5वें का क्या है ये, ठीक है ना। अब ख्या क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ख्या क्वेश्चन, इसने 2 समीकरण दी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये है 5 2 0 9, और दूसरी समीकरण है आपकी x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 6 0 माइनस 1। अब इसको पहली समीकरण बना लो, इसको दूसरी समीकरण बना लो, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि x और y अवयव को ज्ञात कीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, ये ऐसे ही है जैसे समीकरण, इसको सॉल्व करना है, तो ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, अगर मैं दोनों समीकरणों को जोड़ दूँ, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, y माइनस वाई 0 हो जाएगा, और ये मैट्रिक्स भी जुड़ जाएंगी। तो ये मैट्रिक्स जुड़ी कितनी बनेगी, 5 और 3 8, 2 और 6 8, 0 का 0, 9 में से 1 गया 8, ठीक है ना। तो ये 2 इधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, और हर एलिमेंट के डिवाइड में चला जाएगा ये। तो पहले तो ये बाहर लिखेंगे 1/2 8 8 8 0, फिर ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 4 0 4, ठीक है ना। ये x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अब ये x की वैल्यू उठा करके किसी में रख दीजिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5209 माइनस आ जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4404। मैं जो एक आधा स्टेप नहीं लिख पा रहा हूँ, तो आप उसको सारों को लिख लेना पेपर में, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप लिखना। तो 5 में से 4 गया 1 आ गया, 2 में से 4 गया -2 आ गया, 0 में से 0, 9 में से 4 गया 5 आ गया, ठीक है ना। ये आपका वाई मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गया क्वेश्चन पर। गया क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। कोट एक्स की पावर आपकी इसने दी है साइन एक्स, और एक दिया है इसने एक्स की पावर एक्स, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है। देखिए क्या करेंगे, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो और वो 2 टर्म में अलग अलग लिखा हुआ हो, देखो यहाँ भी फंक्शन की पावर फंक्शन, यहाँ भी फंक्शन की पावर फंक्शन, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो करना तो वो लॉग लेकर के ही है, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म हैं तो डायरेक्ट लॉग नहीं लेना, पहले इसको हम 2 टर्म मानेंगे अलग अलग, इसको u और इसको v मानेंगे, हमने यहाँ पे कह दिया कि माना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dw/2x, x की रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, ये हो जाएगा du/dx, और प्लस ये हो जाएगा dv/dx, ठीक है ना। इसको 1 इक्वेशन मान के छोड़ दो। अब यहाँ से क्या करो, देखिए जो हमने ये u v माना था, तो u ये वाली टर्म है, v ये वाली टर्म है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ u इक्वल्स टू आपके पास है कोट x रेज टू द पावर साइन x, ठीक है, और v इक्वल्स टू है x रेज टू द पावर x। अब ये 2 अलग अलग हो गए, अब इनको हम क्या करेंगे, दोनों में लॉग ले लेकर के इनको सॉल्व करेंगे। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर ये हो जाएगा लॉग u, और ये हो जाएगा लॉग कोट x होल पावर साइन x, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log u इक्वल्स टू साइन एक्स आगे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई log कोट एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसका करेंगे हम dw/2x, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए log u का हो गया 1/u du/dx इक्वल्स टू साइन एक्स पहला फंक्शन है, इसको जू का तू रखते हैं, दूसरे फंक्शन का करते हैं 1/कोट एक्स आ गया, कोट एक्स का दोबारा करेंगे, कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कोट एक्स का होगा माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब की बार क्या करेंगे, प्लस लगा करके log कोट एक्स एज इट इज रखेंगे, और फर्स्ट फंक्शन का करेंगे यानी साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, ये बाहर का फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, du/dx, ये u इधर पहुंचा दूं मैं मल्टीप्लाई में u चला गया। अब देखिए ये कोस अपॉन साइन है, अब इसका साइन यहाँ चला जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इसको मैं नीचे लाऊंगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, नीचे आके 1/साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये। तो देखिए अगर मैं इसको कोस अपॉन साइन लिख लूँ, तो ये ऊपर जा करके साइन स्क्वायर बन जाएगा, है ना, और अपॉन में कोस एक्स आ जाएगा ये, और इसका माइनस तो ये बाहर लिख दिया, और 1/ ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ये कोस एक्स में आगे लिख देता हूँ, और ये लॉग कोट एक्स हो जाएगा,
ठीक है। अब देखिए यू की वैल्यू रख देते हैं। यू की वैल्यू है आपके पास कोट एक्स की पावर, ये हो जाएगा साइन एक्स, और अंदर क्या बचा माइनस में 1 कोस एक्स को मैं लिख सकता हूँ सेकेंड एक्स, प्लस ये आपका कोस एक्स है और ये आपका लॉग कोट एक्स है। ठीक है ना, बस यहीं रुक जाइए इस वाले पर। डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो हो गई ये। ठीक है, अब आपको निकालनी है डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू। ठीक है ना, यानी इस वाले की, ऐसे ही लॉग लेकर के। चलिए देखते हैं। देखिए ये आपका v बराबर x की पावर x था, है ना। अब दोनों तरफ लॉग लेंगे इसमें भी, तथा लिख लीजिए यहाँ पर भी लॉग लेंगे, लॉग x की पावर x, ये हो जाएगा log v, और ये हो जाएगा x आगे, और ये हो जाएगा log x। दोनों तरफ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे dw/2x, ये हो जाएगा 1/v dv अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज़ log x, और x का हो जाएगा 1 इन दोनों में। x x कट जाएगा, v इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, v की वैल्यू भी रख देंगे। v इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x की पावर x होगी। यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस log x बचेगा। ठीक है ना, ये आपकी dv अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो गई, और ये आपकी du अपॉन डी एक्स की वैल्यू होगी नीचे। अब ये दोनों वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में रख दो, समीकरण 1 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब du अपॉन डी एक्स तथा dv अपॉन डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कोट एक्स होल पावर साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई माइनस सेकेंड एक्स, और प्लस में आ गया आपका कोस एक्स मल्टीप्लाई बाई लॉग कोट एक्स, और प्लस में आ गया आपका डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू एक्स रेज टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। बस ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह क्वेश्चन, ये आपका मैंने करा रखा है 324 EX कोड में, वहाँ पर ये छठे का क्या है। ठीक है ना, ये 2024 में आया हुआ ही पहला कोड है, और उसमें ही मैंने करा रखा है, आप इसको वहाँ से कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पाँचवें क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन पर। ये दिया है इसने x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। ठीक है, इसका मान निकालना है। देखिए बच्चों, ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि अगर मैं इसको t मानता हूं तो इसका आएगा 4x प्लस 6, जबकि यहाँ पे है x प्लस 2, यानी कांस्टेंट में दिक्कत है बस। तो कांस्टेंट को बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं, माना ऊपर वाली टर्म को मानते हैं x प्लस 2, और क्या मानते हैं a मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाली टर्म 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और प्लस में लगा लेते हैं b। अब ये आ जाएगा आपका x प्लस 2 इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई, ये हो जाएगा 2 2 4x प्लस 6, और प्लस में आ जाएगा b। इसको रखते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये होगा x प्लस 2, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा 4a मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 6a प्लस बी। अब यहाँ से हम कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग यानी तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग। तो x के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है, इधर भी x के मल्टीप्लाई में जो भी होगा, है ना, जो भी कांस्टेंट होगा वो इक्वल होंगे। तो इधर 1 है, इधर 4a है, तो 4a इक्वल्स टू 1 आया, तो a की वैल्यू 1/4 आई। ठीक है ना। अब देखिए जो कांस्टेंट टर्म है, ये पूरी कांस्टेंट टर्म के इक्वल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 6a प्लस बी इक्वल्स टू आ जाएगा 2। a की वैल्यू रख दो 1/4 प्लस b इक्वल्स टू 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3/2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, b की वैल्यू 2 माइनस 3/2, 2 दूनी 4 में से 3 गया 1, 1/2, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। ठीक है ना। अब ये दोनों वैल्यू a और b की दोनों वैल्यू यहाँ रखने के बाद इस पूरी इक्वेशन को देखो, ये x प्लस 2 का वैल्यू है, x प्लस 2 का ये वैल्यू यहाँ रखना है हमें a और b का मान रखने के बाद। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या हो गई हमारी, देखो x प्लस 2 इक्वल्स टू आपकी हो गई, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1/4 है, और इंटू में है 4x प्लस 6, प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/2। अब ये वैल्यू उठा करके इसमें रख दो। नाउ हमारे पास ये था x प्लस 2 अपॉन एक्स 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, यही था ना। अब इसको मैं x प्लस 2 की जगह ये रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/4 4x प्लस 6 ओवर में, और प्लस 1/2 अपॉन नीचे वाला एज इट इज 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। ठीक है, अब देखिए एक बार इसके अपोन में, एक बार इसके अपोन में, तो यह आ जाएगा 1/4, जब इसके अपोन में लिखूंगा 1/4 कॉन्स्टेंट है बाहर चला जाएगा,
और ये हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx प्लस एक बार इसके अपोन में, तो ये 1/2 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा 1/2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। ठीक है, ये करना बेहद आसान है। देखिए हमारे पास एक अगर मैं इसको t मान लेता हूँ तो पूरा पूरा उसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है, तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा 1/4 log नीचे वाला 2x² प्लस 6x प्लस 5, इसको तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्लस अब ये देखिए 1/2 तो ये है ही, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना लूंगा। 1/2 एक और 2 कॉमन ले लो, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा 1/, यहाँ सब में से 2 कॉमन आ गया तो x² हो गया, प्लस ये 3x हो गया, प्लस ये 5/2 हो गया। अब देखिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, x के मल्टीप्लाई में जो है उसका आधा करो, यानी 3 का आधा 3/2, और 3/2 का स्क्वायर करो, यही जोड़ना है यही घटाना है, तो 3/2 का स्क्वायर जोड़ो और 3/2 का स्क्वायर ही घटाओ, यानी 3/2 का स्क्वायर को हम 9/4 भी लिख सकते हैं। तो अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये तो सेम आएगा, प्लस प्लस 1/4, यह आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर आ गया, और प्लस में क्या आएगा 5/2 को माइनस के 9/4 के साथ सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करके आपका आएगा 1/2, यानी 1/4, 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना, 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला बन गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये तो एज इट इज चलता रहेगा 1/4, ये 1/x² प्लस a² हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है ना, x/a। अब यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा बस हल्का सा और सॉल्व कर देता हूँ, पहली वाली टर्म वही जू की तू है 1/4, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 से 4 कटेगा 1/2 आएगा, और यहाँ आएगा आपका tan इनवर्स ये 2 यहाँ आएगा 2x प्लस 3 आएगा 2x प्लस 3, और अपॉन में जो 2 था और एक ये 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना, आपका ये बचेगा बस 2x प्लस 3 और प्लस में आएगा c, ठीक है ना। इसमें थोड़ा आंसर अनसोल्व में मिसप्रिंट है ना, ठीक है ना, गलत आंसर दे रखा है इसने, आपका एक्चुअल आंसर ये है। ये पहली टर्म एज इट इज है बच्चों, ये वाली टर्म सेट 7 के हम कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, 5 क्वेश्चन हम कर चुके थे, छठे क्वेश्चन से हम इस पार्ट में इस वीडियो में हम करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने वो पिछले क्वेश्चन देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है पार्ट फर्स्ट की, आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा। इससे पहले हमने 6 सेट आपको 2024 के भी करा दिए हैं, 2023 के 22 के हमने आपको करा दिए हैं, 20 के और 19 के भी करा दिए हैं, 21 के नहीं कराए क्योंकि 21 में पेपर ही नहीं हुए थे कोरोना की वजह से, है ना। तो वो सब की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उनको वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों 6th का क्या क्वेश्चन, बच्चों ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में आ चुका है, इसको हमने आपको कहाँ कराया है 324 EX कोड में हमने आपको कराया है, ठीक है ना, EX कोड में छठे का ख है ये, ठीक है, इसको आप वहाँ से कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबकी मिल जाएगी आपको। ये EX कोड जो है 2024 में ही आया हुआ है, तो आप 2024 की लिंक 2024 की प्लेलिस्ट में चले जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ से आप 324 EX कोड की वीडियो देख लीजिए, 2 पार्ट होंगे, उनमें सेकेंड पार्ट में ये वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ख क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन कहता है कि यदि बिंदुओं ए बी सी डी के स्थिति सदिश क्रम से ये और ये हैं, तो रेखाएं ए बी तथा सी डी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये लिख देंगे कि दिया है रेखा बिंदु ए के स्थिति सदिश, बिंदु ए का स्थिति सदिश, ऐसे लिख लो, बिंदु ए का स्थिति सदिश, बिंदु ए की स्थिति सदिश को हम क्या कहेंगे, ओ ए कह देंगे, ठीक है ना, ओ ए, इसको हम ओ ए कह देंगे। तो ये क्या होगा, ये उसने दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। इसी तरीके से उसने बी का स्थिति सदिश दिया है ओ बी, वो दिया है उसने 2i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है। उसके बाद उसने आपको सी बिंदु का स्थिति सदिश दिया है, वो कितना दिया है, उसने दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। और डी बिंदु का उसने स्थिति सदिश दिया है आपको आई कैप माइनस 6j कैप और प्लस k कैप, ठीक है। ये सारे स्थिति सदिश उसने हमें दिए हैं। अब वो कह रहा है रेखा ए बी तथा सी डी के बीच का कोण निकालना है, तो हमें रेखा ए बी निकालनी पड़ेगी, है ना। तो रेखा ए बी क्या होगी, देखिए रेखा ए बी जो होगी वो होगी बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश, ठीक है।
अब बी का स्थिति सदिश क्या होगा, बी का स्थिति सदिश होगा ओ बी माइनस ए का स्थिति सदिश होगा ओ ए, है ना। इसमें से हम घटा देंगे तो क्या होगा, ओ बी में से ओ ए घटा देंगे, 2i, ये 2i प्लस 5j है आपका ओ बी, और ओ ए क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब देखिए 2i माइनस आई बचेगा, 5j माइनस जे 4j बचेगा, और माइनस के कैप आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसी तरीके से रेखा सी डी निकालेंगे, ठीक है ना। रेखा सी डी, रेखा सी डी क्या होगी आपकी, ये होगी डी का स्थिति सदिश यानी ओ डी वैक्टर माइनस सी का स्थिति सदिश यानी ओ सी वैक्टर। तो डी का स्थिति सदिश आपके पास है आई कैप माइनस 6j कैप प्लस के कैप, और सी का स्थिति सदिश आपके पास क्या है, 3i कैप और प्लस में 2j कैप और माइनस में आपके 3k कैप, ठीक है ना। ये सब ऊपर दिए हुए हैं ना। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, i माइनस 3i माइनस 2i कैप माइनस 6j और माइनस 2j माइनस के 8j कैप और प्लस के माइनस माइनस प्लस 3k, यानी 3 और 1 4 हो जाएगा आपका 4k कैप, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस 2i कैप माइनस 8j कैप प्लस 4k कैप। अब देखिए उसने कहा इन दोनों के बीच का कोण हमें निकालना है, ठीक है ना। तो अगर ये रेखा जो ए बी है तो इसका ये सदिश बना, इसको अगर मैं ए मान लूँ, है ना, चलो आप ए बी ना मानो इसको, ये आप ऐसे कह लो रेखा ए वेक्टर है, ए बी है ना, इसको मैं चलो मैं मान लेता हूँ, माना यहाँ पे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। हमने इसको मान लिया कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब हमें इन दोनों के बीच का कोण निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेखा ए बी तथा सी डी के बीच कोण। तो कोण का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कोस थीटा इक्वल्स टू इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और अपॉन में दोनों के परिमाण का प्रोडक्ट, है ना। ए डॉट बी, ए का परिमाण बी का परिमाण। तो ए डॉट बी हमारे पास क्या है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसके कोफिशिएंट की इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 इंटू -2, फिर प्लस लगा करके 4 की मल्टीप्लाई -8 में हो जाएगी, प्लस 4 इंटू -8, फिर -1 की मल्टीप्लाई +4 में हो जाएगी, प्लस -1 की मल्टीप्लाई 4 में हो गई, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए का परिमाण है, ये ए का परिमाण निकालेंगे, परिमाण मतलब आई के इंटू में जो है उसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और के मल्टीप्लाई में जो है उसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर, अंडर रूट ऐसे ही इसमें हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -8 होल स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -2 -32 और -4 ये आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा आपका अंडर रूट 16, 17 और 18, ये आ जाएगा अंडर रूट 18 और ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 84, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका हो गया माइनस ये -38 हो गया आपका, और अपॉन में रूट 18 को मैं लिख सकता हूँ 3√2 और रूट 84 को मैं लिख सकता हूँ 2√21, ठीक है ना। एलसीएम लेकर के आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस, इससे अगर कैंसिल आउट हो ये यहाँ से यहाँ तो ये बचेगा -19, तो इसको हम लिखेंगे -19 अपॉन 3 अंडर रूट 21 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, आ जाएगा 42, ठीक है। यहाँ से हमें थीटा निकालना है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स -19 अपॉन 3 अंडर रूट 42, ठीक है ना बच्चों। ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जो गै क्वेश्चन है आपका, ये गै क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले ही आ चुका है पेपर में, हमने आपको कराया भी है 324 वाई वाई 324 वाई वाई, और उसमें ये छठे का गै क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपको 2022 में ही मिलेगा, 2022 में या 2020 में, ठीक है ना, या 2020 में, आप उसकी प्लेलिस्ट में इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गह क्वेश्चन क्या कहता है, एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक पासे को 2 बार उछाला गया है, अगर एक पासे को 2 बार उछाला गया है तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, आप सब जानते हैं उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। उसके सैंपल स्पेस ऐसा बनता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। ये तो
अगर मैं पहले पासे पर 1 फिक्स कर दूं तो सेकंड वाले पे ये पॉसिबिलिटी है कि 1 से लेकर के 6 तक आ जाए, लेकिन उस पे पहले पासे पे 2 भी तो आ सकता है। इसी तरीके से अगर मैं 2 फिक्स कर दूं तो इसके साथ भी यही सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिर इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ले करके चलते रहें तो लास्ट में ये 6 आ जाएगा और 6 के साथ 1, 6 के साथ 2 और इस तरीके से ये सारे आपके 6 के साथ 6, यानी आपके टोटल 6 ऐसे और 6 ऐसे 36 एलिमेंट बन जाएंगे, ठीक है ना। 36 एलिमेंट टोटल सैंपल स्पेस में आपके बनेंगे। 2 पासे उछाले गए हैं और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। अब हम इसमें 2 इवेंट मान लेते हैं, एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है, ठीक है। एक इवेंट हमने ए माना है, वो क्या माना है हमने कि प्रकट संख्याओं का योग 6 है। प्रकट संख्याओं का योग 6 है। तो अगर प्रकट संख्याओं का योग 6 है तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, देखिए। एक के साथ क्या जुड़े कि 6 हो जाए, 5। 2 के साथ क्या जुड़े कि 6 हो जाए, 4। 3 के साथ क्या जुड़े कि 6 हो जाए, 3। 4 के साथ क्या जुड़े, 2। और 5 के साथ क्या जुड़े, 1। तब जा करके ये हमारे 6 हो जाएगा इनका योग, बस इसके अलावा और कोई नंबर हमारे होंगे नहीं, ठीक है। इसी तरीके से बी इवेंट उसने क्या कहा है, बी इवेंट उसने कहा है कि न्यूनतम संख्या 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना, है ना। जो इसने ये कहा है ना, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता में ज्ञात करनी है। तो इसको हम बी इवेंट मान लेते हैं कि संख्या 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना, संख्या 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना, एक बार प्रकट होना। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक ही बार आएगा, ठीक है ना। 4 जो है वो सिर्फ कम से कम एक बार आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार भी आ सकता है ना। तो ऐसे नंबर नहीं चलेंगे जिनमें 4 है ही नहीं, है ना। सिर्फ वो चलेंगे जिनमें या तो एक बार 4 हो या दोनों बार 4 हो। तो ऐसी तो एक 4 वाली लाइन थी जिसमें सारों में ही 4 था, या फिर हर नंबर के बाद में जो लास्ट में 4 है वो नंबर आ जाएंगे सारे। जैसे अगर मैं ये लिखता हूँ आपको 1 के साथ 4 ये आ जाएगा इसमें, 2 के साथ 4 ये भी आ जाएगा इसमें, 3 के साथ 4 ये भी आ जाएगा इसमें, और 4 के साथ 4 तो मैं लिखूंगा ही, 5 के साथ 4 भी आ जाएगा, चलो 4 के साथ 4 भी लिख लीजिए, और 6 के साथ 4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो आए गए। इनके अलावा और भी हैं इसमें, और कौन कौन से हैं देखिए। इनके अलावा 4 के साथ 1 आ जाए, 4 के साथ 2 आ जाए, है ना, 4 के साथ 2 आ जाए। और इसके अलावा और भी हैं देखिए। इसके अलावा ये है कि 4 के साथ 3 आ जाए, 4 के साथ 4 हम पहले ले चुके हैं, 4 के साथ 5 आ जाए, या 4 के साथ 6 आ जाए। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ इसमें हैं। तो इसका मतलब इसमें आपके कितने एलिमेंट हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ये आपके हो गए 3, तो ये हो गए 3, और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये आपके 11 एलिमेंट इसमें हो गए। लेकिन हमें इससे तो कोई हमें मतलब है नहीं, ठीक है ना, इसे लिखने की जरूरत है नहीं। अब देखिए हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन पार्ट कौन कौन सा है। अब देखिए कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, जिनमें 4 है, तो एक तो ये वाला, एक ये वाला, ये दोनों ए में है और ये बी में भी है। 2, 4 ये रहा इसमें, और 4, 2 भी इसमें ये रहा, ठीक है ना। इनके अलावा इसमें और भी कुछ कुछ कॉमन नहीं होगा। तो एक तो एलिमेंट आपका 4, 2 इसमें कॉमन है, और एक 2, 4 इसमें कॉमन है, ठीक है, 2 ही एलिमेंट कॉमन है। अब हमें निकालनी है, देखिए उसने कहा है ये घटना घट चुकी, ए घटना बी की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो जो घटना घट चुकी हो उसको तो हम नीचे लेते हैं, और जिसकी हमें प्रायिकता निकालनी है उसको ऊपर लेते हैं। सहप्रतिबंध प्रायिकता का ये तो फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इसका फॉर्मूला ये कहता है कि ऊपर तो इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ले लीजिए, और नीचे क्या हो, नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी ले लीजिए इंटरसेक्शन वाले का। अच्छा, ये फॉर्मूला इसमें भी लग जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है वो ऊपर आता है, और अपॉन में टोटल एलिमेंट एस के आते हैं। इसी तरीके से ए की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ए के अंदर कितने एलिमेंट है वो आएगा, और अपॉन में टोटल एस के एलिमेंट आएंगे। एस के एलिमेंट से टोटल एस के एलिमेंट यहाँ पे कट जाते हैं। तो ये फॉर्मूला ये भी सही है और ये भी सही है, किसी से भी निकाल सकते हैं, एक ही बात है वो। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, और ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं। ये रहे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। तो इसके अंदर 5 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे 2/5 आपकी अभिष्ट प्रायिकता आ गई है, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन इस छठे क्वेश्चन का, ये कह रहा है कि x dy/dx प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका व्यापक हल निकालना है ना।
तो देखिए इसको हम ये एक, अगर आप डायरेक्ट इसको देखेंगे तो ये एक रेखिक अवकल समीकरण बन सकती है। कैसे? जब मैं इसको x से डिवाइड कर दूंगा तो ये उसकी फॉर्म बन जाएगी रेखिक अवकल समीकरण की, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, x से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ भी x से डिवाइड कर दिया, x खत्म हो गया, प्लस इसके भी अपॉन में x आ जाएगा, 2/x हो गया, और इसके भी अपॉन में x आ जाएगा, तो एक x बच जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी तुलना dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q से करने पर, ठीक है ना, तुलना करने पर, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी 2/x, और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या होता है, e की पावर में p dx, ठीक है, e की पावर में p की वैल्यू है 2/x और dx, ये आ जाएगा e की पावर 2 log x, 1/x का इंटीग्रल log x। अब ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा log x स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर e होता है इसमें, और जब भी e की पावर में log बेस e हो तो इसका जो भी ये नंबर होता है यही आंसर आता है, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, ये हट जाएगा e log e। अब देखिए क्या होगा, इसके बाद इसका निकलेगा हल। हल होता है इसका y इंटू आई एफ, ये डायरेक्ट याद रखना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ मल्टीप्लाई बाई डी एक्स प्लस सी। देखिएगा अवकल समीकरण का हल ये होता है, तो y इंटू में आई एफ रख दीजिए, आई एफ एक्स स्क्वायर है इक्वल्स टू समाकलन q की वैल्यू रख दीजिए x और आई एफ की वैल्यू रख दीजिए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा आपका वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटीग्रल प्लस सी। ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू x4 डिवाइड बाई 4 प्लस सी, ठीक है ना बच्चों। बस हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वें का क्या क्वेश्चन बच्चों, ये पहले ही हम कर चुके हैं, कहाँ पे हमने कराया है 324 AX, ये 2023 में आया हुआ कोड है, तो आप 2023 की प्लेलिस्ट में चले जाना और वहाँ पे ये 324 AX कोड की वीडियो देख लेना, ठीक है ना। 7वें का क्या है, तो ये लगभग आपको थर्ड वीडियो में मिलेगा, अगर इसकी 3 वीडियो होंगी, अगर 2 वीडियो हैं तो सेकंड वाली में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ख क्वेश्चन पर। ख क्वेश्चन आपको इनवर्स निकालने के लिए कहता है, तो बच्चों ए का इनवर्स निकालने के लिए 3 1 1 15 6 5 5 2 2, ठीक है, ये आपका ए है। अब इसका इनवर्स आपको फाइंड करना है, तो मैं आपको इनवर्स बिल्कुल सारा सोल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि अब मैं समझता हूं या मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप जो हैं सब कुछ सीख करके आ चुके होंगे। बस आपको अनसोल्व करने में अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मैं वो प्रॉब्लम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर नए क्वेश्चन, मतलब आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नए हैं, यहाँ पर आए हैं यहीं से सीख रहे हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करके और उसके बाद रिवीजन करके तब अनसोल्व पर आए होंगे, उसके बाद ये कर रहे होंगे, तो इनवर्स निकालना आपको आता ही होगा। तो अब आप सिर्फ इसको, अगर गलती हो रही होगी आपकी तो इसमें मैच कर लेना, ठीक है ना। तो मैं आपको सिर्फ लिखवा रहा हूँ, ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा आपका, 1 आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। उसके बाद आप इसके सेखंडों से बना अवयव बनाएंगे, इसके सेखंड निकालेंगे सारे, उनसे अवयव बनाएंगे, तो उनसे अवयव जो बनेगा वो बी बनेगा, और उनसे जो अवयव बनेगा उसका एडजॉइंट, जब ए निकालोगे आप, इस ए का एडजॉइंट निकालोगे तो जो सेकंडों से बना अवयव है उसका परिवर्त अवयव लेना है आपको। वो क्या आएगा, 2 0 -1 -5 1 0 0 -1 3। अगर आपको प्रोसेस देखना है ए इनवर्स का तो 324 AX कोड में, इसी कोड में चले जाना, वहां पर मैंने इनवर्स करा रखा है, वहां पे देख लेना, ठीक है ना। अब एडजॉइंट ए तो यही है, अब हमें निकालना है ए इनवर्स। इसका फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब है 1/1, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आई थी, और एडजॉइंट ए हमारा ये है, तो बस यही हमारा इनवर्स है, ठीक है ना। -5 1 0 0 -1 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और बच्चों कुछ बच्चे कहते हैं कि आप ये जैसे ये क्वेश्चन है ये नहीं कराते, क्वेश्चन पूरा नहीं कराते, इनको पूरा करा दीजिएगा, है ना। तो बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इनको दोबारा कराने में वक्त लगता है। अब वक्त लगेगा तो वीडियो लंबी होगी, जितनी वीडियो लंबी होगी उतना उसमें अपलोड होने में टाइम लगेगा, और उसको थोड़ा बहुत एडिट भी करना पड़ता है, तो थोड़ा एडिट करने में भी वक्त लगता है, तो हर प्रोसेस में फिर वक्त लगेगा, फिर वीडियो भी लेट ही अपलोड होगी, ठीक है ना, और उसमें टाइम भी थोड़ा वेस्ट होगा। तो इस वजह से जब मैंने एक बार करा दिया है तो मैं उसको बता देता हूँ कि ये वहाँ पर है,
और आपके लिए तो आसान है ये, ठीक है ना, ढूंढना आसान है, बल्कि मैं कराऊंगा थोड़ा सा उसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत होगी, आपको ढूंढने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो बच्चों प्लीज़ आप इसको वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 का क्या पार्ट, ये जो इसने कहा है पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं परस्पर लंब हो। ये क्वेश्चन वैसे तो आया हुआ भी है, लेकिन फिर भी इसको कर लेते हैं, आसान सही है और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा इसमें, चलो इसको कर ही लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप लिखेंगे दी गई रेखाएं, है ना, दी गई रेखाएं क्या है, 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल्स टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p और इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है ना। और दूसरी जो है रेखा, और दूसरी रेखा क्या है, 7 माइनस 7x अपॉन 3p इक्वल्स टू y माइनस 5 अपॉन 1 और 6 माइनस z अपॉन 5। अब देखिए यहाँ से आप इसको सबसे पहले जनरल फॉर्म में बनाएंगे। जनरल फॉर्म कैसी होती है, जनरल फॉर्म होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c, है ना, ये जनरल फॉर्म है। तो आप इसको x को पहले लाना है आपको और बाकी नंबर बाद में, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस इसके पास पहुंचा देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 इक्वल्स टू 7 कॉमन लेंगे, y माइनस 2 बनेगा और 7 ले आएंगे इसके अपॉन में, तो यह जाएगा 2p अपॉन 7 इक्वल्स टू, ये बिल्कुल ठीक है, z माइनस 3 अपॉन 2। और दूसरा कैसे होगा, इसमें से माइनस 7 कॉमन लिया हमने तो x माइनस 1 बना और ये माइनस 7 आ जाएगा इसके अपॉन में, 3p अपॉन, ये हो जाएगा 3p अपॉन माइनस के 7, ठीक है ना। और इक्वल्स टू, ये बिल्कुल सही है, y माइनस 5 अपॉन 1 और ये हो जाएगा माइनस कॉमन लेके z माइनस 6 अपॉन माइनस के 5, ठीक है ना। अब इनकी कंपेयर हम इससे करेंगे, x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। तो इन रेखाओं की तुलना यहाँ पे लिख दो, इन रेखाओं की तुलना, रेखाओं की तुलना x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन c1 और x माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2 से करने पर, ठीक है ना। जब इनसे तुलना हो जाएगी तो a1 की वैल्यू आएगी माइनस 3, b1 की वैल्यू आएगी 2p अपॉन 7 और c1 की वैल्यू आएगी 2। a1 नीचे है, यहाँ पे a1 नीचे है तो ये आ जाएगी माइनस 3, 2p अपॉन 7, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू, ऐसे ही a2 की वैल्यू माइनस 3p अपॉन 7 और b2 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू माइनस 5, ठीक है ना। अब इसने जो परस्पर लंब कहा था, चूंकि रेखाएं जो हैं आपकी, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मैं 2 मान लेता हूँ। रेखा 1 व 2 परस्पर लंबवत हैं, रेखा 1 व 2 परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं। अतः लंबवत होने की क्या कंडीशन है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो माइनस 3 इंटू 2p अपॉन 7 प्लस, सॉरी a1 a2 है, a1 a2 है, माइनस 3p अपॉन 7, माइनस 3p अपॉन 7 a1 a2, b1 है आपका 2p अपॉन 7 इंटू b2 प्लस c1 2 है और c2 आपका माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9p अपॉन 7, ये हो गया 2p अपॉन 7 और ये माइनस के 10 उधर जाके हो गया प्लस के 10, 9 2 11p, 11p अपॉन 7 इक्वल्स टू 10 और यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 70 अपॉन 11, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट, ये अब तक फर्स्ट पार्ट चल रहा था, 6 कै का फर्स्ट पार्ट है ना, 6 कै का फर्स्ट पार्ट और ये है अब सेकंड पार्ट। दिखाइए कि बिंदु ये और ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब हमें इस समकोण त्रिभुज के शीर्ष दिखाने हैं। बिंदु इसने क्या दिए गए हैं, दिए बिंदु हैं 2 माइनस 1 1 मान लेते हैं इनको, और ये है बी बिंदु 1 माइनस 3 और माइनस 5 और ये है तीसरा बिंदु सी 3 माइनस 4 और माइनस 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ए बी निकालेंगे, साइड होंगी त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं, देखो त्रिभुज, ये तीनों त्रिभुज के बिंदु हैं तो त्रिभुज की भुजाएं बनेगी ए बी बी सी और ए सी, ठीक है ना। तो हम त्रिभुज की भुजा बनाते हैं ए बी, ए बी क्या बनेगी, बी के स्थिति सदिश बनेगा इससे ओ बी और इससे बनेगा ए का स्थिति सदिश, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट बना देंगे, हम लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। वेक्टर नहीं, हम डायरेक्ट ये घटा देंगे इसमें से, तो 1 माइनस टू आई कैप लगा दो, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस में लगा के माइनस 3 और प्लस 1 ये हो जाएगा जे कैप, माइनस 5 और माइनस 1 मतलब घटाना है यहाँ से ये, तो ये हो जाएगा प्लस लगा के माइनस 5 और माइनस 1 जे कैप, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप और माइनस के 6 के कैप, ये के कैप है, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका। इसी तरीके से आपके पास बी सी आ जाएगा, बी सी भुजा आ जाएगी बी सी, ये बी सी भुजा है, बी सी हो जाएगी ओ सी माइनस ओ बी, है ना, ओ सी माइनस ओ बी। तो ये आपकी क्या बनेगी 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। इसी तरीके से आपकी सी ए बनेगी, सी ए बना लो चाहे ए सी बना लो, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 5 के कैप, ठीक है। अब इनका हमें परिमाण निकालना है, परिमाण, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो एक वैल्यू चाहिए, तो हम परिमाण इसका निकालेंगे, ये आ जाएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर माइनस प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 + 4 + 36, ये हो जाएगा आपका 41, ठीक है। अब बी सी का परिमाण निकालेंगे, बी सी का परिमाण आपका क्या आएगा अंडर रूट ये 2 का स्क्वायर और फिर -1 का प्लस -1 का स्क्वायर और फिर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 + 5 + 6, तो अंडर रूट 6 आ जाएगा। इसी तरीके से सी ए आएगा, सी ए का परिमाण, सी ए कैसे निकलेगा आपका, ये आ जाएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। 25 9 और 1 कितने हो गए, ये हो गए आपके 35, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ से अगर ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं तो इसका मतलब है कि इन्हीं दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ रहा होगा, है ना। तो देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और इनके स्क्वायर को जोड़ दूं तो 35 + 6 43 ही तो होगा और 43 आ रहा है, तो बस हो गया काम। यानी BC के परिमाण स्क्वायर प्लस CA के परिमाण का स्क्वायर इक्वल्स टू आ रहा है AB के परिमाण का स्क्वायर, ठीक है ना। अतः दिए गए बिंदु, इसका मतलब है पाइथागोरस प्रमेय क्या हो रही है आपकी, पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब आपका ये समकोण त्रिभुज ही होगा, है ना, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, पाइथागोरस इसी में लगती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अतः दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों 8वें का ख क्वेश्चन, इसने दो रेखाएं दी हैं। पहली रेखा L1 इसने क्या दी है, r वेक्टर बराबर r आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा 2 i कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। और दूसरी रेखा L2 इसने दी है r वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और प्लस म्यू 3i कैप माइनस 5j कैप और प्लस 2k कैप, ठीक है। ये रेखाएं इसने दी है, आप लिख देना दी गई रेखाएं ये की तुलना, इनकी तुलना हमें किससे करनी पड़ेगी, की तुलना r वेक्टर बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 वेक्टर और r वेक्टर इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर से करने पर इनसे हम तुलना कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा ये तो a1 बन जाएगा, ये प्लस लैम्डा के बाद b1 है तो ये b1 बन जाएगा। तो आपका a1 वेक्टर क्या निकला, a1 वेक्टर निकला i कैप प्लस जे कैप। इसी तरीके से b1 वेक्टर आपका क्या निकला 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ऐसे ही ये वाला a2 निकला और प्लस म्यू b2 निकला, ये b2 है। तो a2 वेक्टर क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और b2 वेक्टर क्या हो जाएगा 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है ना। अब देखिए इसके बीच में हमें न्यूनतम दूरी निकालनी है। अब न्यूनतम दूरी निकालने का एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा पेपर में, ठीक है। न्यूनतम दूरी निकालने का फॉर्मूला ये है आपका d इक्वल्स टू मोड a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का परिमाण, ठीक है ना। ये आपका इसका फॉर्मूला है। अब देखो इसमें कितनी जरूरत है हमें a2 माइनस a1 की, b1 क्रॉस b2 की, तो हम a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। a2 माइनस a1 क्या होगा, a2 में से a1 घटा दो, 2i कैप माइनस आई कैप बचेगा, जे कैप माइनस जे कैप 0j कैप हो जाएगा प्लस 0j कैप माइनस के कैप, उधर कुछ नहीं है तो माइनस के कैप ही आएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका a2 माइनस a1। अब b1 क्रॉस b2 भी आपको निकालना है। b1 क्रॉस b2 कैसे निकलेगा,
आई कैप जे कैप के कैप। B1 के जो मल्टीपल्स हैं वो पहले रो में लिख दो। B1 के मल्टीपल्स क्या हैं, 2 माइनस 1 और 1, तो 2 माइनस 1 और 1। B2 के मल्टीपल्स 3 माइनस 5 और 2, ये हो जाएगा 3 माइनस 5 और 2, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आई कैप की रो कॉलम छोड़ दो, 2 एकम 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 5, माइनस 2 प्लस 5 3 आ गया, ठीक है ना। अगला क्या आएगा, अगला आपका अगला आपका क्या आएगा, B1 क्रॉस B2 में जे कैप अगर हम निकालें माइनस के जे कैप, तो जे कैप की रो और कॉलम छोड़ दो, 2 दूनी 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, एक जे कैप है ना। फिर प्लस में आएगा आपका के कैप, ये रो कॉलम ये रो ये कॉलम छोड़ दो, माइनस 5 दूनी 10 प्लस 3 माइनस 10 प्लस 3, तो माइनस के 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ओवरऑल आ गया 3 आई कैप माइनस 1 जे कैप माइनस 7 के कैप, ठीक है ना। ये आपका B1 क्रॉस B2 बन गया। अगर B1 क्रॉस B2 का मुझे परिमाण निकालना हो तो कैसे निकलेगा, 3 का स्क्वायर 9, जे के इंटू में 1 है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 59, है ना। हाँ, तो अब हम दूरी के फॉर्मूले में इसमें रख देते हैं सारी वैल्यूज़। तो D बराबर न्यूनतम दूरी आपकी क्या होगी, मोड A2 माइनस A1, ये तो है आपका आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस के कैप, और डॉट में B1 क्रॉस B2 ये है 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 7 के कैप अपॉन B1 क्रॉस B2 का परिमाण कितना है, √59, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर दो, आई डॉट आई मतलब 3 इंटू 1, 3 एकम 3 आ गया, माइनस ये 0, फिर माइनस माइनस प्लस 7 1 जा 7 अपॉन √59, 7 और 3 10, ये आ गया आपका 10/√59, दोनों तो पॉजिटिव ही है ना, तो इसका मतलब D इक्वल्स टू 10/√59 आ जाएगा। और ये आपका मात्रक है, क्योंकि ये दूरी है तो इसका मात्रक जो भी हो मात्रक लिख दो, मतलब आपको मात्रक ही लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि यूनिट इसने कुछ दे नहीं रखी, तो आपको मात्रक ही लिखना है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, 9th का क्या क्वेश्चन, ये कह रहा है कि समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम आंशिक भिन्न से करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके कोई फैक्टर नहीं बनने जिससे ये कट जाए, कोई इनमें से कोई फैक्टर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ना ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से ज़्यादा है जिससे मैं डिवाइड करता है इसको, है ना। तो अब डायरेक्ट मैं आंशिक भिन्न लगाऊंगा इसमें। आंशिक भिन्न कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है इसलिए ऊपर बी एक्स प्लस सी आएगा और अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके इंटू में आ जाएगा और बी एक्स प्लस सी इसके इंटू में चला जाएगा एक्स प्लस 2, और अपॉन में आ जाएगा आपके एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे के फैक्टर ये कट गए, तो आपका ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2, ठीक है। अब देखिए इसको मैं अगर इक्वेशन बना दूं कुछ भी, मान लो 1 बना दी मैंने, अब मुझे यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब चाहे तो आप कोफिशिएंट कंपेयर करके निकाल लो, इधर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो ऐसी जैसी ये है, और उनके कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो इधर है उनको कंपेयर कर लो, एक बार रख के ए बी सी की वैल्यू निकाल दो, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे एक्स की वैल्यू पुट अप करके भी कर सकते हैं, जैसे मैं एक्स की वैल्यू अगर -2 पुट कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, 0 के इंटू में ये सारा 0, यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं एक्स की वैल्यू -2 इन 1 इक्वेशन 1 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4, -2 यहाँ पे आ जाएगा और +1 यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल्स टू ए इंटू -2 का स्क्वायर 4 + 1 प्लस यहाँ पे -2 रखूंगा तो ये सारा हो जाएगा 0, ठीक है ना। 4 और 1 5 में से 2 गए 3 बचे, और इक्वल्स टू 4 और 1 5, ए की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी ए की वैल्यू आ गई आपके पास 3/5, ठीक है ना, 3/5 ए की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो a को 0 कर दे, है ना, तो हम क्या करते हैं x की वैल्यू कुछ दूसरी वैल्यू पुटअप करते हैं। मान लो x की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, पुट x इक्वल्स टू 0 इन 1,
तो दोबारा से 0 पुट करो दोनों साइड में, x की वैल्यू 0 कर दिया, इधर तो 0 + 0 + 1, तो 0 + 0 + 1 आएगा, और इक्वल्स टू में a की वैल्यू 3/5 है, रख दी, और x स्क्वायर की वैल्यू तो 0 थी, 0 + 1 प्लस ये तो 0 हो जाएगा पूरा, है ना, यहाँ पे c बचेगा बस, 0 + c, और यहाँ पे 0 + 2, 0 + 2, तो आपका ये क्या आ जाएगा, 1 = 3/5 प्लस c × 2, है ना, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ से बनेगा 1 - 3/5 = 2c, और यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ ये आएगा 2c = 5 में से 3 गए 2, 2/5, और 2 से 2 कट गया, तो c की वैल्यू आ गई 1/5, ठीक है, ये c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब कोई छोटी सी वैल्यू पुट करके इसमें से निकाल लो, तो आप क्या करो, अब की बार 1 पुट कर लो, पुट x = 1 इन इक्वेशन 1, तो इधर पुट करेंगे 1 + 1 + 1 आएगा, और फिर a की वैल्यू रख देंगे 3/5, इंटू में 1 + 1 रहेगा, प्लस b की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी है, x की वैल्यू 1 रख देंगे, b × 1 1 ही रहेगा, प्लस c की वैल्यू 1/5 रख दी, और x की वैल्यू 1 + 2 तो कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 2, 3 दूनी 6, ये 6/5 इधर आ गया, माइनस हो गया, इक्वल्स टू ये आपका बचेगा 5b + 1, 5b + 1/5, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका ये 3, ठीक है ना, 5 × 15, 15 में से 6 गए, आपके बचेंगे 9, ये बचेगा 9/5, ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा 3, और इक्वल्स टू बचेगा 5b + 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, और 3 से ये कटेगा, 3 × 9, एक इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 2 इक्वल्स टू 5b, और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 2/5, ठीक है, b की वैल्यू आ गई 2/5, ठीक है ना। अब आपके पास a, b और c की तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, अब हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, a, b, c की वैल्यू यहाँ रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ये था हमारे पास x² + x + 1 अपॉन x + 1 मल्टीप्लाई बाई x² + 1 dx, ये था, इसको हमने लिख लिया था a/x + 1, a की वैल्यू है अपने पास 3/5, तो 3/5/x + 1, प्लस b की वैल्यू अपने पास 2/5 इंटू में x, प्लस c की वैल्यू है अपने पास 1/5, अपॉन में है अपने पास x² + 1, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे पूरे का dx, ठीक है, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, 3/5 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx आएगा, प्लस यहाँ पे जब इसका हम करेंगे ये हो जाएगा आपका 2/5 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x² + 1 dx, प्लस 1 अपॉन बाहर, और 1/x² + 1 dx, ये बचेगा, ठीक है ना। इस 2 को भी अगर मैं अंदर दे दूं, यहाँ को ना दे करके यहाँ दे दूं, तो इसको टी मानेंगे, पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3/5 डायरेक्ट होगा इसका, तो log x + 1 है ना, प्लस 1/5, अगर मैं इसको टी मान लूँ तो पूरा 2x dx उसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है, तो जब भी ऐसा कोई फंक्शन आपको मिले कि नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन रखा हो, तो डायरेक्ट आप log इंटू फंक्शन रख दो, फंक्शन क्या है x² + 1 प्लस 1/5, log मल्टीप्लाई में नहीं, log के अंदर x² + 1 रख दो, और 1/x² + 1 का हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस c आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th का ख क्वेश्चन, ये हम आपको पहले करा चुके हैं 324 AX कोड में, AX कोड में ये 8वें का क है, ठीक है ना बच्चों, इसको आप वहाँ से कर लीजिएगा, AX कोड 2023 में आया हुआ है, तो ये आपको उसकी AX कोड प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है सारी, तो आप 2023 की प्लेलिस्ट में चले जाना, AX कोड मिलेगा, उसकी लास्ट वीडियो में, ये लास्ट में ही होगा क्वेश्चन, ठीक है ना, आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारे 2024 के सारे सेट कंप्लीट होते हैं। अब हम आपको आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपको कुछ किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवानी हो तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए जिसमें आपको ज़्यादा डाउट हो, ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, तो उस पर मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है बच्चों। आप जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं कमेंट में पूछ लीजिएगा, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, और अपना कुछ फीडबैक देना चाहें आप वहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।